Good morning, students. Welcome to class 12 economics. We are doing our second book, Indian Economic Development. बेटा हमारी सेकंड बुक चल रही है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे रूरल डेवलपमेंट। एक लेक्चर हमारा इस चैप्टर का हो गया था रूरल डेवलपमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा था रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। रूरल डेवलपमेंट नाम से ही पता चल रहा है, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट। जो हमारे रूरल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, उनका डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट की बात करी है। और उसमें फिर हमने कहा था डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब एक्शन प्लान्स लिए जाएंगे। रूरल डेवलपमेंट मींस एक्शन प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए एक्शन प्लान्स लेना। अब एक्शन प्लान्स हम तभी ले पाएंगे व्हेन वी एनालाइज द प्रॉब्लम, व्हेन वी एनालाइज द कॉजेज। जब हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस होंगे कि हमें कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तभी उनके लिए एक्शन प्लान्स भी लिए जाएंगे। तो हमने दो तरह के चैलेंजेस पढ़े थे, एक तो हमारे लिंगरिंग चैलेंजेस थे और दूसरे थे हमारे एमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस वो होते हैं जिन्हें रिमूव करने में, जिन्हें इरेडिकेट करने में लंबे समय लगता है, और एमर्जिंग चैलेंजेस वो होते हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जिन्हें इजिली दूर किया जा सकता है। लिंकिंग चैलेंजेस में बेटा हमने अपना रूरल क्रेडिट का चैलेंज पढ़ा था। रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। रूरल क्रेडिट मींस क्रेडिट फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स को या रूरल पीपल्स को क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। हमने टर्म्स देख लिए थे कैसे कैसे उन्हें क्रेडिट मिल सकता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक, रूरल बैंकिंग। आज का बेटा हमारा टॉपिक है रूरल बैंकिंग। व्हाट इज रूरल बैंकिंग? रूरल बैंकिंग मींस बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज। तो रूरल बैंकिंग जो है बेटा वो एक्सपेंड हो गया। बैंकिंग सिस्टम हमारे पास पहले भी था, बट ये एक्सपेंड होता चला गया, बढ़ता चला गया व्हेन द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हैव टेकन प्लेस। जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन होना शुरू हुआ, जब बैंक नेशनलाइज होने शुरू हो गए, मतलब प्राइवेट सेक्टर से जब वो पब्लिक सेक्टर में आने शुरू हो गए, तो रूरल बैंकिंग की जो फॉर्म थी, रूरल बैंकिंग जो था वो बढ़ता चला गया। और जो मेजर एक्सपेंशन हुआ था कमर्शियल बैंक का, वो हुआ था 1969 में। मेजर कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1969। ईयर याद रखेंगे बेटा, 1969 में हमारे ज्यादातर कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया था। अभी हमने पीछे पढ़ा था नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट के बाद जब नाबार्ड एस्टेब्लिश हो गया तो रूरल फाइनेंसिंग और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गई पहले से। मतलब उस सेक्टर में और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आनी शुरू हो गई और ज्यादा एक्सपेंशन होता चला गया क्रेडिट फैसिलिटीज का। और रूरल बैंकिंग की वजह से फार्मर्स फ्री होते चले गए डेब्ट ट्रैप से। हम ये कह सकते हैं रूरल बैंकिंग मेड द फार्मर्स फ्री फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन से फार्मर्स फ्री होते चले गए। जो मनी लेंडर्स थे, जो मेजर महाजन थे, उन्हें कमर्शलाइजेशन और एग्रीकल्चर भी प्रमोट होना शुरू हो गया। रूरल बैंकिंग हैज मेड द फार्मर्स फ्री फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स एंड महाजन्स एंड इट आल्सो प्रमोट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन भी रूरल बैंकिंग की वजह से फैसिलिटेट होना शुरू हो गया, क्योंकि फार्मर्स को जब इजीली क्रेडिट फैसिलिटीज मिलने लगी तो उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड भी करना शुरू कर दिया। बट रूरल बैंकिंग की कुछ बेटा डेफिशिएंसीज थी, हमारे पास कुछ कमियां थी रूरल बैंकिंग की। फर्स्ट वॉज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब बैंकिंग जो थे वो फ्री में लोन नहीं देते थे, उन्हें क्या चाहिए होता था? कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए होती थी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गारंटी जो वो अपने पास एज अ सेफगार्ड, एज अ सिक्योरिटी पर्पस रखते थे लोन देने से पहले। गवर्नमेंट कभी कभी अपनी स्ट्रिक्टनेस शो नहीं कर पाती थी, दैट वाज अ डेफिशिएंसी। समटाइम्स इट हैज बीन सीन दैट द गवर्नमेंट वाज इनस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट इनस्ट्रिक्ट हो जाती थी इन लोन रिपेमेंट, लोन की रिपेमेंट में या लोन के रिकवरी में।
और अपार्ट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ सेविंग्स फॉर द फ्यूचर। कमर्शियल बैंक के अलावा बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे उन्होंने ये कल्चर डेवलप नहीं करा सेविंग्स का, वो सेविंग्स का कल्चर डेवलप नहीं कर पाए। कमर्शियल बैंक के अलावा जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे जो हमने पढ़े थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, तो ये सब जो थे ये सेविंग्स का एक तरह का कल्चर डेवलप नहीं कर पाए फ्यूचर में नीड के लिए। ये अभी तो प्रोवाइड करा देते उन्हें फाइनेंस, बट सेविंग्स नहीं कर पाते थे फ्यूचर के लिए। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल बैंकिंग। ये बेटा हमारा रूरल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट था। जो फर्स्ट चैलेंज हम पढ़ रहे थे, द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट वाला चैलेंज वो यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड वी हैव the challenge of agriculture or rural marketing। the challenge of agriculture और rural marketing। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग या रूरल मार्केटिंग होता क्या है बेटा? ये एक प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने का, उसके हार्वेस्टिंग से लेकर। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है। देखते हैं, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है किस चीज का? गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस हुआ हमारा, उसे गैदर करना, उसे इकट्ठा करना। देन प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, प्रोड्यूस को प्रोसेस करना। प्रोसेस का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ स्ट्रॉस फ्रॉम द ग्रेन, ग्रेन से स्ट्रॉस को अलग करना, उसे साफ करना। देन ग्रेडिंग द प्रोड्यूस, जब हमारे स्ट्रॉस ग्रेन से अलग हो जाएंगे तब हम उसे ग्रेड करेंगे कैसी क्वालिटी के हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द ग्रेन। ग्रेन की क्वालिटीज के बेसिस पर हम उसे ग्रेड करना शुरू कर देंगे। अच्छी क्वालिटीज के ग्रेन्स अलग हो जाएंगे, लो क्वालिटी के ग्रेन्स अलग हो जाएंगे। देन पैकेजिंग द प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस को पैकेज करेंगे, पैकिंग करेंगे इनकी। पैक करने के बाद स्टोर कर देंगे, स्टोरिंग द प्रोड्यूस। एंड देन उसके बाद सेलिंग द प्रोड्यूस, प्रोड्यूस को बेच देंगे। तो ये हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस होता है जब हम प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करने से लेकर उसे सेल करने तक का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर और रूरल मार्केटिंग। वो हमारा एग्रीकल्चर रूरल मार्केटिंग का प्रोसेस होता है। तो एक बार देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद, क्रॉप्स की कटाई के बाद उन्हें गैदर करना, इकट्ठा करना, उसके बाद उन्हें प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ स्ट्रॉस फ्रॉम द ग्रेन, ग्रेन को अलग करना, स्ट्रॉस को अलग कर देना। फिर ग्रेडिंग द प्रोड्यूस, जब हमारे पास ग्रेन्स हमारी निकल कर आ जाएंगे, क्रॉप से ग्रेन्स निकल कर आ गए, तो उन्हें ग्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ देयर। देन पैकेजिंग द प्रोड्यूस, उसके बाद पैक करेंगे उन्हें, पैक करने के बाद स्टोर कर देंगे और सेल कर देंगे व्हेन द प्राइसेस आर रेलेवेंट। जब प्राइसेस रेलेवेंट होंगे, जब प्राइसेस अच्छे होंगे, तो हम उन्हें सेल आउट भी कर देंगे। तो दैट्स द प्रोसेस ऑफ रूरल और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये हमारा एग्रीकल्चर रूरल मार्केटिंग का प्रोसेस था बेटा। देन अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मनी लैंडर्स। ये जो मार्केटिंग थी, ये किसके कंट्रोल में थी उस टाइम पर? मनी लैंडर्स के कंट्रोल में थी।
या लैंडलॉर्ड के कंट्रोल में थी या फिर महाजन के कंट्रोल में थी। In order to pay the debt, the farmer even made distress sale because at that time there were control was zero. कभी कभी क्या होता था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर हम देखें तो फार्मर्स के हाथ में कुछ नहीं होता था। ऑल ऑफ द सिचुएशन वाज लाइट, ऑल द कंट्रोल वाज इन द पावर्स ऑफ द मनी लेंडर। जो पैसा देते थे, जो महाजन थे, जो जमींदार थे, उनके कंट्रोल में सारी सिचुएशंस होती थी। तो फार्मर को उस टाइम पर क्या करना पड़ता था, उनके हाथ में कंट्रोल पावरिंग नहीं थी, तो उन्हें डिस्ट्रेस सेल भी करनी पड़ती थी। डिस्ट्रेस सेल एक नया कॉन्सेप्ट आया है हमारे पास, डिस्ट्रेस सेल। What is distress sale? It is a situation when farmers are compelled to sell their produce immediately after the harvesting. When farmers are compelled to sell their produce after harvesting immediately, तुरंत हार्वेस्टिंग के बाद, नो मैटर व्हाट आर द प्राइसेस। प्राइसेस से कोई मतलब नहीं होता था कि उस टाइम मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं, फार्मर्स को फायदा होगा, नुकसान होगा या क्या सिचुएशन अराइज होगी, बट फार्मर्स को ये करना पड़ता था। क्यों करना पड़ता था? बिकॉज द फार्मर्स आर इन नीड ऑफ इमीडिएट कैश। बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी होती थी, बिकॉज द फार्मर्स आर इन नीड ऑफ इमीडिएट कैश। फार्मर्स को इमीडिएट कैश की जरूरत होती थी, तुरंत पैसे की जरूरत होती थी, तो वो क्या करते थे, हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत क्रॉप्स को सोल्ड कर देते थे। और दूसरा, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, और स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी होती थी, उनके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं होती थी। दैट्स व्हाई द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू डिस्ट्रेस सेल। फार्मर्स को इसलिए डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी, क्योंकि द फार्मर्स आर नीड ऑफ इमीडिएट कैश और दे डिड नॉट हैव द एडुकेट वेयर हाउसिंग सिस्टम। तो उस टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर हम देखें तो फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल की सिचुएशन फार्मर्स के लिए अराइज जनरली हो जाती थी। तो नेक्स्ट वी हैव द मेजर्स adopted by the government to improve agricultural marketing system। ये जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम था, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग देख लिया बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता था, और नाउ measures by the government to improve एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव कराने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए? व्हाट आर द मेजर्स? फर्स्ट इज रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट्स इंट्रोड्यूस हो गई। क्या होती है रेगुलेटेड मार्केट? दीज आर द मार्केट इन विच द प्रोड्यूस इज बॉट एंड सोल्ड and is monitored by the market committee involve representatives of government, farmers and the traders। ये वो मार्केट होती है जहां पर फार्मर्स के, ट्रेडर्स के, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। वो मॉनिटर करते हैं मार्केटिंग की सिचुएशन को और वो लेन देन के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। These are formed in order to protect the farmers from exploitation by the brokers। और ये क्यों फॉर्म करी गई है? क्योंकि जो ब्रोकर्स के थ्रू फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो देते हैं, फार्मर्स को जो नुकसान होता था उस नुकसान की भरपाई के लिए, या फार्मर्स को वो नुकसान ना हो। मार्केट कमिटी एंश्योर्स दैट द फार्मर्स गेट रीजनेबल प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। मार्केट कमिटी जो थी, जो गवर्नमेंट के बेटा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इस मार्केट में, जो गवर्नमेंट को
जो इन्हें गवर्नमेंट ने हायर किया हुआ है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर वर्क करते हैं और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाते हैं। तो उनका ये काम होता है कि फार्मर्स किसी भी तरह से एक्सप्लॉयट ना हो, उनको वो सही प्राइसेस मिले उनके प्रोड्यूस के जो उन्हें एक्चुअली मिलने चाहिए। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स। सेकंड इज cooperative agricultural मार्केटिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, ये सिस्टम होता है। इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, इसमें फार्मर्स इकट्ठा हो जाते हैं, फार्मर्स गेट टुगेदर एंड फॉर्म मार्केटिंग सोसाइटीज, और फार्मर्स खुद अपनी मार्केटिंग सोसाइटीज फॉर्म करते हैं। किस लिए? टू सेल द प्रोड्यूस कलेक्टिवली। अगर फार्मर्स इंडिविजुअली बेटा सेल करने जाते हैं तो बार्गेनिंग सिस्टम ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है और वो बार्गेनिंग के थ्रू एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, चीट हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उनसे बार्गेनिंग करते हैं। जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, वो उनसे बार्गेनिंग करते हैं, उनसे उनके प्रोड्यूस के बहुत कम प्राइस देते हैं, और फार्मर बेचारा अकेला होता है तो वो उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाता। तो इसलिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज में क्या होता है, इसमें आपस में फार्मर्स एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं, एक सिस्टम मार्केटिंग सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं और इकट्ठे होकर जाते हैं अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए, जिससे उन्हें कलेक्टिवली बार्गेनिंग के फायदे मिलते हैं और अपने प्रोड्यूस के बेटर प्राइस भी मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होती है। एक अकेला फार्मर नहीं कुछ कर पाता, वो मार्केटर्स के एक्सप्लॉइट होने से नहीं रुक पाता अपने आप को, बट जब वो इकट्ठे होकर जाते हैं, जब वो एक साथ ग्रुप बनाकर जाते हैं, तो मार्केटर्स को भी लगता है कि दे नीड टू गेट द प्राइसेस विच आर फेयर फॉर देयर प्रोड्यूस। उन्हें वो प्राइसेस देने पड़ेंगे जो उनके प्रोड्यूस के लिए फेयर होते हैं। देन थर्ड इज प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्ट्रेस सेल। अभी हमने पढ़ा था डिस्ट्रेस सेल बेटा। डिस्ट्रेस सेल में क्या होता था, फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस इमीडिएट बेचना पड़ता था आफ्टर द हार्वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि उनके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करी फार्मर्स को, जिससे वो डिस्ट्रेस सेल से बच सके। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इसके प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो ऑफर करती हैं स्पेस टू द फार्मर्स। फार्मर्स को स्पेस ऑफर करती हैं और स्टोरेज की वजह से फार्मर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी अराइज हो जाती है कि वो उन्हें अपने आउटपुट को, उन्हें अपने प्रोड्यूस को इमीडिएट बेचने की जरूरत नहीं है, वो उसे इजीली स्टोर कर सकते हैं। और व्हेन द प्राइसेस आर लुक्रेटिव, व्हेन द प्राइसेस आर फेयर टू देम, और जब प्राइसेस अच्छे होते हैं तब वो उन्हें बेच देते हैं। देन फोर्थ वाज सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराया गया गवर्नमेंट के थ्रू, रेलवेज ने करा। वो रेलवेज ऑफर्स सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स इन ऑर्डर टू गेट देयर प्रोड्यूस टू अर्बन मार्केट वेयर दे कैन गेट बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। फार्मर्स अपने रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज तक आ सकते हैं अपने प्रोड्यूस को लेकर, अपने आउटपुट को लेकर, अपनी क्रॉप्स को लेकर। कैसे? सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के थ्रू, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है रेलवेज की हेल्प से। तो रेलवे का जो किराया होता है बेटा बहुत सस्ता होता है, फार्मर्स को और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, जिसकी वजह से फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रूरल एरिया से अर्बन मार्केट तक लेकर आ जाते हैं। देन फिफ्थ वाज डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा हमारा ये डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या है? स्प्रेड ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू फार्मर्स तक मार्केट की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, सो दैट द फार्मर्स कैन डिसाइड व्हेन टू सेल और फॉर हाउ मच टू सेल।
मार्केट इंफॉर्मेशन को फार्मर्स तक पहुंचाना सो दैट द फार्मर्स कैन अवेयर अबाउट द मार्केटिंग कंडीशन, जिससे फार्मर्स मार्केटिंग कंडीशन से ये अवेयर हो जाते हैं और ये जान लेते हैं उन्हें कब बेचना आउटपुट है और कब कितना आउटपुट उन्हें बेचना है। द नेक्स्ट वॉज बेटा एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी आप सभी जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी एक एश्योरेंस होता है जो फार्मर्स को मिलता है उनके प्रोड्यूस के लिए और जो गवर्नमेंट उनसे स्पेसिफाइड प्राइस पर खरीदती है। 11th में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्राइस फ्लोर का। प्राइस फ्लोर में क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस जब आप डिटरमाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस फार्मर्स के लिए बहुत कम होता है उनके आउटपुट की प्रोड्यूस के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है, सेट कर देती है, विच इज जनरली अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कहीं कुछ ऊपर होता है और उनके फार्मर्स को उस आउटपुट के लिए वो प्राइस दिया जाता है, जिसकी वजह से जब फार्मर्स को ज्यादा प्राइस दिए जाते हैं तो फार्मर्स एनकरेज होते हैं टू प्रोड्यूस मोर, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, और गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा आउटपुट को खरीद लेती है उस प्राइस पर जो उसने फिक्स करा है एंड मेंटेन्स द बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक मेंटेन करती है। देन द एफसीआई purchases food grains also at that price for distribution through PDS। FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो भी उस प्राइस पर फार्मर से खरीदता है जिससे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम यानी राशन शॉप्स के थ्रू पब्लिक को अवेलेबल करवाता है। इवन द फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर आउटपुट इन द ओपन मार्केट इफ द प्राइसेस आर मोर देन द एमएसपी। फार्मर्स फ्री भी होते हैं, अगर ओपन मार्केट में उस प्राइस से ज्यादा उन्हें ओपन मार्केट में प्राइस मिल रहे हैं तो फार्मर्स अपने आउटपुट को बेच भी सकते हैं। द नेक्स्ट वॉज ग्रेडिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एम होता है कि वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट करे और प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करे टू मेक देम यूनिफॉर्म एंड कॉम्पिटिटिव, जिससे वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट में आ सके, जिसकी वजह से फार्मर को हेल्प मिलती है, उनके रीजनेबल प्राइस मिल जाते हैं फार्मर को, क्योंकि जब क्वालिटी मेंटेन करेंगे, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी तो फार्मर को लिक्विडेटिव प्राइस मिलेंगे और इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्पफुल होता है। तो ये था बेटा हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े, जिसमें हमने गवर्नमेंट मेजर्स पढ़े कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव कराने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।